बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? तो डिफिनेशन लिखते हैं, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव a loosely bounded electron from an isolated gaseous atom of an element is called ionization energy। आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जब हम किसी भी एटम को प्रोवाइड करें और इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हो जाए, इसे एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। अब एक एग्जांपल लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सोडियम एटम है। अब जो सोडियम एटम है सोडियम एटम है, ये एक सोडियम एटम्स है। तो इनके जो इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, एंड थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब वो अमाउंट ऑफ एनर्जी या वो अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी जो हम इस सोडियम एटम को प्रोवाइड करें और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से रिमूव हो जाए, इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। अब अब यहाँ पे हम जो एटम कंसीडर करते हैं, कोई भी एटम वो गैसियस फॉर्म में होना ज़रूरी है। अगर कोई भी एटम गैसियस फॉर्म में हो, हम तब उसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इज़िली डिटरमाइन कर सकते हैं। इसका जो रीज़न है वो ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल यही सोडियम एटम है और ये गैसियस फॉर्म में है। अब इसका जो एटम्स है, एक एटम ये है, ये सोडियम एलिमेंट्स का एटम है। अब इन एटम्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। जब कोई अट्रैक्शन नहीं है तो इस एटम का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हम इजीली मेजर कर सकते हैं। अगर यही सोडियम एटम सॉलिड फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में हो, फॉर एग्जांपल मैं सोडियम एटम को लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में कंसीडर करता हूँ, तो इनके जो एटम्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स है वो प्रेजेंट होता है। अगर हम इसी एटम को हीट या एनर्जी प्रोवाइड करें तो सम एनर्जी एनुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में यूज हो जाएगा। जब यूज हो जाएगा तो हम किसी भी एटम का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ट्रूली मेजर नहीं कर सकते हैं। किसी भी एटम का जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी फाइंड करते हैं तो एटम को गैसियस फॉर्म में होना जरूरी है। एक और पॉइंट, ये आयोनाइजेशन एनर्जी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब है एनर्जी इज एब्जॉर्ब या एनर्जी इज गिवन टू द एटम। अब इसका जो यूनिट है वो है किलो जूल पर मोल आयोनाइजेशन एनर्जी का यूनिट है। दूसरा पॉइंट, आयोनाइजेशन एनर्जी को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और आयोनाइजेशन एनर्जी आल्सो कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहा जाता है। अब एक एग्जांपल लिखता हूँ। और एग्जांपल, सोडियम एटम है, गैसियस फॉर्म में है। इसके जो वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगर हम इस एटम को एनर्जी प्रोवाइड करें तो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो सोडियम एटम पे पॉजिटिव चार्ज अपेयर हो जाएगा, क्योंकि इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया जिसकी वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो गया। क्योंकि किसी भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये एटम न्यूट्रल होता है। तो किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो एटम पे पॉजिटिव चार्ज अपेयर हो जाएगा। तो अब इसके कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो है 496 किलो जूल मोल एनर्जी सोडियम एटम के लिए रिक्वायर्ड है अगर हम इससे इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें। अब हमने इस सोडियम एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, तो अगर हम किसी भी एटम से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करें तो इसको कहा जाता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम का।
ये एक मैग्नीशियम एटम है। अगर इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दूँ तो ये है 1:2, 2:2, 2p6, 3:2 इसकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इस मैग्नीशियम एटम को हीट या एनर्जी प्रोवाइड करें तो इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे चार्ज अपेयर होगा Mg पॉजिटिव। इसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है 737 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो इस Mg आयन से एक और इलेक्ट्रॉन भी हम रिमूव कर सकते हैं, वो है Mg पॉजिटिव को अगर हम हीट प्रोवाइड करें तो एक और इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो जाएगा। चूँकि पहले से एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से यहाँ पे Mg डबल पॉजिटिव चार्ज अपेयर हो जाएगा और इसके लिए जो आयनाइज़ेशन एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो फर्स्ट आयनाइज़ेशन एनर्जी की डबल है। तो इसके लिए रिक्वायर्ड है 1476 किलोजूल मोल एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब अगर हमने किसी भी एटम से सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, तो इस एनर्जी को या इस आयनाइज़ेशन एनर्जी को कहा जाता है सेकंड आयनाइज़ेशन एनर्जी। और एक पॉइंट लिख दें, second ionization energy is always greater than first ionization energy। सेकंड आयनाइजेशन हमेशा फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से ग्रेटर होती है। इसका रीज़न ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल अ, एक एटम से हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। जब एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, तो इस एटम में या अगर मैं कह दूँ मैग्नीशियम एटम से हमने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या प्रोटॉन इंक्रीज़ हो गया। जो जब प्रोटॉन इंक्रीज़ हो गया, तो इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से और इंक्रीज़ हो गया। जब और इंक्रीज़ हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा नज़दीक हो जाएगा। जब नज़दीक हो जाएगा, तो एटम का साइज़ डिक्रीज़ हो गया। जब एटम का साइज़ डिक्रीज़ हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जब इंक्रीज़ हो जाएगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी या इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब है फैक्टर व्हिच अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ आयोनाइज़ेशन एनर्जी। फैक्टर व्हिच अफेक्ट आयोनाइज़ेशन एनर्जी। तो इसमें फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब है हाउ मेनी शेल आर प्रेजेंट इन एन एटम। किसी भी एटम में कितने नंबर ऑफ शेल प्रेजेंट है। आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा, एटम का जो साइज है वो भी इंक्रीज होगा। जब एटम का साइज इंक्रीज होगा, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा। जब डिक्रीज होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो सेकंड फैक्टर है वो है न्यूक्लियर चार्ज। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। तो किसी भी एटम का न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगा। एंड थर्ड फैक्टर है वो है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक configuration। According to Horn's rule, a half fill या completely fill orbital are more stable and more energy is required to remove valence electron। इसका मतलब ये है कोई भी ऑर्बिटल हाफ फिल हो या फुल फिल हो, इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि ये ऑर्बिटल मोर स्टेबल है और इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो ये है N+1, Np3, Nd5। ये है हाफ फिल ऑर्बिटल और ये है फुल फिल ऑर्बिटल। फुल फिल ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल मोर स्टेबल है और इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या है। तो फोर्थ फैक्टर है
वो है नेचर ऑफ ऑर्बिटल। किसी भी ऑर्बिटल से अगर हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो ये आयनाइजेशन एनर्जी एस ऑर्बिटल के नेचर पे भी डिपेंड करता है। जैसा कि हमारे पास फॉर सब शेल है एस पी डी एन एफ। अब किसी भी nth शेल के लिए इसका जो एनर्जी ऑर्डर है वो है एन एस की सबसे कम एनर्जी है एन पी के पेयर एन डी एंड देन एन एफ, यानी इसकी लोएस्ट एनर्जी है और इसकी हाईएस्ट एनर्जी है। मतलब ये है फॉर सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन इस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट है, इसके लिए हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और जो एन एफ ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी हाई है, तो मतलब ये है कि इससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी प्रोसेस है, यानी इसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो लो है। एक एग्जांपल लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल 4s 4p 4d and 4f। इन सब ऑर्बिटल का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो सेम है, तो इस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना डिफिकल्ट है एंड इस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी प्रोसेस है। इसकी या ऑर्बिटल के नेचर पे भी डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है। तो फर्स्ट हम लिखते हैं ट्रेंड एंड पीरियड। जब हम किसी भी पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई। जब एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड इज आल्सो इंक्रीज। अब जो थर्ड पीरियड है इसके जो एलिमेंट्स है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, ये एलिमेंट्स है थर्ड पीरियड का। इसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है 1520। अब हम एक एक एलिमेंट्स का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है दूसरे एटम के साथ कंपेयर करते हैं। जब हम लेफ्ट टू राइट सोडियम टू मैग्नीशियम चलते हैं तो नॉर्मल ट्रेंड के मुताबिक आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है, क्योंकि एनर्जी इंक्रीज होता है क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा है, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो गया, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज हो गया। अब अगर हम मैग्नीशियम टू एल्यूमिनियम देखें तो मैग्नीशियम का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है और एल्यूमिनियम का आयनाइजेशन एनर्जी कम है। नॉर्मल ट्रेंड के मुताबिक इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए था एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। तो आइए इसका रीज़न लिखते हैं। अगर हम मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दें 1:2 2:2 2p6 3s2। अगर हम एल्यूमिनियम का लिखते 1:2 2:2 2p6 3:2 एंड 3p1, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब पिछली स्लाइड में हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो ऑर्बिटल थे इसका एनर्जी कंपैरिजन ट्राई किया था, तो एन एस का एनर्जी सबसे कम था, फिर एन पी का था, फिर एन डी, फिर एन एफ। अब यहाँ पे एन पी के लिए और एस के लिए सेम है, तो 3s 3:2 एंड 3p1 इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगर हम देखें ना यहाँ पे जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है मैग्नीशियम के केस में वो एस सबशेल से हमने रिमूव करना है। यहाँ पे जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव करना है वो पी सबशेल से हमने रिमूव करना है। तो इसका जो एनर्जी है कम है, यानी पेनिट्रेशन पावर इसका ज़्यादा है, इसका जो एनर्जी है वो कम है। जब एनर्जी कम है तो इस सब शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ करीब है। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ करीब है तो न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा है, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू पी इलेक्ट्रॉन। तो ये कह सकते हैं कि इस पी इलेक्ट्रॉन पे जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो कम है। जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम है तो ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी है एज कम्पेयर टू दिस। सो दैट्स व्हाई एल्यूमिनियम आयोनाइजेशन एनर्जी इज स्मॉलर देन मैग्नीशियम। अब जो सिलिकॉन और फास्फोरस का आयोनाइजेशन एनर्जी डिफरेंट है और नॉर्मल ट्रेंड के मुताबिक है, सिलिकॉन का कम है आयोनाइजेशन एनर्जी, फास्फोरस का ज़्यादा है। अगर हम फास्फोरस और सिलिकॉन सल्फर का ले लें, अगर हम फास्फोरस और सल्फर का ले लें तो यहाँ पे डिविएशन है फ्रॉम नॉर्मल ट्रेंड।
नॉर्मल ट्रेंड के मुताबिक सल्फर का आयनाइजेशन ज़्यादा होना चाहिए था एज़ कम्पेयर टू फास्फोरस। तो आइए इसका रीज़न समझते हैं। फास्फोरस का जो एटॉमिक नंबर है वो है 15 एंड सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है वो है 16। अगर हम इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दें, तो ये इस तरह बनता है। अगर हम सल्फर का कर दें तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3p4। अगर इसको मैं ऑर्बिटल फॉर्म में लिख दूँ, तो ये s ऑर्बिटल हो गया, 3s ऑर्बिटल, ये हो गया 3p ऑर्बिटल, तो इसमें एक-एक इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं सल्फर वाला कर दूँ तो p ऑर्बिटल में एंड एक ऑर्बिटल या जो मैं इसको px, py, pz, px, py, pz कह दूँ, तो एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में है। और किसी भी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म में हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन-इलेक्ट्रॉन रिपल्जन होता है। जब इलेक्ट्रॉन-इलेक्ट्रॉन रिपल्जन होता है तो वो ऑर्बिटल कंपैरेटिवली अनस्टेबल होता है। जब अनस्टेबल होता है तो इसका जो एनर्जी है वो ऑलरेडी हाई है। जब इसका एनर्जी हाई है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो इसलिए सल्फर का जो आयनाइज़ेशन एनर्जी है वो कम है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन-इलेक्ट्रॉन रिपल्जन है जिसकी वजह से अनस्टेबिलिटी है। अनस्टेबिलिटी की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड है। अगर यहाँ पे देखें ना, तो हुन्स रूल के मुताबिक ऑल इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में या p सबशेल में अनपेयर्ड है और हाफ फिल है। इन हुन्स रूल के मुताबिक ये हाफ फिल है, जो जब हाफ फिल है तो ये मोर स्टेबल है, जब मोर स्टेबल है तो इसके लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब फिर ट्रेंड एंड ग्रुप। अब अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, टॉप टू बॉटम एंड सेम ग्रुप, तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है क्योंकि एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होता है। जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होता है तो एटम को या इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब जनरल इंफॉर्मेशन लिखते हैं। पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम एटम का है। हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम का है और लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी सीज़ियम एटम का